नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1942 में। यानी वर्ष 1942 में दोस्तों जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। आज़ाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1942 में किया गया। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह के द्वारा। मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का विचार जो है सर्वप्रथम सुझाया गया था। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को। ये बात ध्यान रखिए दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस को जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंपी थी। रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसको सौंपी थी? सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। कब सौंपी थी? 1943 में सौंपी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया था? तो सिंगापुर में किया था। सिंगापुर में अस्थायी सेना का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेड के नाम क्या थे? सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड रखे गए थे। सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड नाम रखे गए थे किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से भी एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आगे बात करते हैं किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया था? तो जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण किया गया। क्या नामकरण किया गया था? शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। अंडमान का नाम शहीद द्वीप था, वहीं बात करें निकोबार का नया नाम स्वराज द्वीप रखा गया। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो गया है। राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो राष्ट्रपिता का सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। कब? 6 जुलाई 1944 को। किस रेडियो के द्वारा? आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के माध्यम से। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों जो है दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा जो है महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। आगे बात करते हैं किसके द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी? तो देशभक्तों का देशभक्त, ये पॉइंट ध्यान रखिए, देशभक्तों का देशभक्त। ये बात भारत के
महान नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। वर्ष 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला में मुकदमा चलाया गया? तो आज़ाद हिंद फौज के ऊपर। कहाँ पर मुकदमा चलाया गया था? लाल किला में मुकदमा चलाया गया था। कब? 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के कारण। ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सागल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो एवं शाहनवाज खान, ये 3 अभियुक्त थे जिनका नाम था प्रेम सागल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो एवं शाहनवाज खान को फांसी की सज़ा तथा उनमें से राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया। 3 लोगों को दोस्तों जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, परंतु राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया था? तो लॉर्ड बेवेल के द्वारा। लॉर्ड बेवेल के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के जो अभियुक्त थे उनको क्षमा कर दिया गया था। वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो C राजगोपालाचारी के द्वारा 1944 में CR फार्मूला प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए बेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए बेवेल योजना की शुरुआत 14 जून 1945 को की गई थी। बेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये पहले व्यक्ति थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने का कारनामा किया था। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? तो भूला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 18 फरवरी 1946 को हुई, जब मुंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और ख़राब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। वहीं आगे बात करें, सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज़ की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तो यह भी बनता कि भारत छोड़ो लिखने के आरोप में किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो BC दत्त को। इन्हें रिहा किया जाए। इस देश व्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। सैनिकों की मांग, ध्यान रखिए दोस्तों, सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक BC दत्त को, जिससे जहाज़ की दीवारों में भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, रिहा किया जाए। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। वल्लभ भाई पटेल व जिन्ना ने हस्तक्षेप किया, उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। तो भारत का
संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में किसने कहा था कि वह स्वर्ग से उतरा जनरल था? तो पिट महोदय ने कहा था। किसने? पिट महोदय के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ से यूरोपवासियों को सोरा तथा अफीम प्राप्त होता था, तो बिहार से। तो दोस्तों ध्यान रखिए, बिहार से यूरोपवासियों को सोरा तथा अफीम प्राप्त होता था। बंगाल में डचों ने कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो चिंसुरा। चिंसुरा बंगाल में डचों के द्वारा कारखाना स्थापित किया गया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया था। वहीं भारत के फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कार्ल ब्लाटवस्की, जो 1664 में स्थापित किया गया। फ्रांसीसियों ने दूसरी कोठी की स्थापना मछलीपट्टनम 1669 में स्थापित की। कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो दुप्ले था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण तात्कालिक कारण था। यह कैप्टन बर्नट के द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। कब? 1661 ईस्वी इस दहेज के रूप में चासदेती को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, यूरोपीय व्यापारी कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में स्थापित किया था। नेक्स्ट, थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को किस स्थान पर आया था? तो स्वावली के नामक स्थान पर थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। वो अंग्रेज कैप्टन जिसने सूरत के समीप मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल हो गया था, कैप्टन मिडल्टन। कैप्टन मिडल्टन वो अंग्रेज कैप्टन था जो सूरत के समीप मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल हुआ। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के समय में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अस्थायी कारखाना किस जगह पर स्थापित किया था? तो मछलीपट्टनम 1611 में स्थापित किया था। वहीं आगे बात करें, अकबर के शासनकाल के समय किस यूरोपीय कंपनी का गठन किया गया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना या गठन अकबर के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो यह अधिकार लेवेंट कंपनी स्थल मार्ग द्वारा 1953 ईस्वी में लेवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था, जो कि यह स्थल मार्ग के द्वारा 1953 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज को किस मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो समुद्र मार्ग से। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो डच कंपनी ने आरंभ की। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहाँ सामान्य सिविल कोड लागू हुआ? गोवा में। गोवा ऐसा भारत का राज्य है जहाँ पर सामान्य सिविल कोड लागू हुआ। नेक्स्ट,
1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में 2 सदनी विधायिका थी? तो 5 राज्यों में थी। वो राज्य थे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर तथा कर्नाटक। राज्यों के वित्तीय लेखा पत्र नियंत्रण रखता है कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यों के वित्तीय लेखा परीक्षण रखा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167 परिभाषित करता है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य के पहला मुख्यमंत्री हुई थी कौन? सुचेता कृपलानी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की समिति की निधि से। राज्य के समय की निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। वहीं बात करें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों की पेंशन कहाँ से दी जाती है? भारत की संचित निधि से दी जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 62 वर्ष अनुच्छेद 217 में वर्णित है। किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारी क्षेत्र में आते हैं? तो मूल अधिकारों का संरक्षण, जो कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सारी बातें याद समझ में आ गया होगा। यदि तथ्य सही हैं, उचित हैं, तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।